बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी और हमारे इस समाज के संरक्षक जी भी हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इस आयु में भी आर्य समाज की तरक्की कैसी हो, आर्य समाज जन जन तक कैसे पहुंचे, ये प्रयास उनका हमेशा के लिए लगा हुआ है। ऋषिवर देव लहरन की संस्था को आगे तक पहुंचाने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर आप संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में एक नाम अंकित किया है। मैं जितने भी तारीफ करूं माननीय प्रधान जी का उतना ही कम और थोड़ा है। हमारे भाई गहलोत जी और आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनवृंद, मान्य मातृशक्ति, समय है नहीं, सुनना सुभाष चंद्र बोस को है। अब 45 मिनट में थोड़ा ही कोई जीवनी सुना देगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि 2 घंटे की बात को जो 2 मिनट में बता दे वही असल में वक्ता है। नहीं तो 2 मिनट की बातों को 2 घंटे तक बोले वो वक्ता कहलाता है। तो वक्ता और वक्ता में अंतर होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि बड़े मार्मिक बातों को स्थापित करने के लिए शुक्रवार को उन्होंने प्रचार भी किया। उनका समर्थन करते हुए मैं भी एक पेज बना करके डाला कि आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी हम केवल भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में 23 जनवरी को लोग याद करते हैं नेताजी जयंती के नाम से। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि नेताजी बिल्कुल अंतिम पंक्ति के नेता थे, अंतिम बैच के नेता थे। अगर पहले वालों को याद न करें तो बात अधूरी रह जाती है, और उन पहले पंक्तियों को याद करेंगे तो सबसे पहला नाम मैं बताना चाहूंगा स्वामी ओमानंद। दूसरा नाम मैं बताना चाहूंगा गुरु पूर्णानंद, और तीसरा नाम मैं बताना चाहूंगा गुरु विरजानंद, और चौथा नाम है उनके शिष्य, ये गुरु परंपरा वाले शिष्य में महर्षि देवदयानंद। ये 4 सन्यासी हुए जिन्होंने भारत भर में घूम घूम करके अंग्रेजी राज के विरुद्ध में भारतवासियों को तैयार किया। भारतवासियों के दिल और दिमाग में भरने की प्रयास की गई, और उनमें चिन्ह, रोटी और कमल के फूल, ये देव चिन्ह हुआ करते थे। जिस गांव के लोग रोटी तोड़ करके लेते थे उनको समझा जाता था ये हमारे साथ हैं, जो नहीं लेते थे उनको समझा जाता था ये अंग्रेजों के साथ है। मूल रूप से ये संकेत 4 सन्यासियों के द्वारा हुआ है। उन 4 सन्यासियों ने भारत भर में घूम घूम करके भारत मां की लाज की रक्षा के लिए कौन काम कर सकता है, ऐसी बातों को लेकर कूदे, और उनमें सबसे पहले पंक्ति में आए हैं श्याम जी किशन वर्मा, जो ऋषिवर देव दयानंद के हाथ के बनाए हुए शिष्य थे। 1874 में श्याम जी किशन वर्मा के साथ ऋषिवर देव दयानंद का परिचय हुआ। श्याम जी किशन वर्मा भी गुजरात के थे, जिस प्रांत के ऋषि थे, लेकिन ऋषि तो बताते नहीं थे कि मैं गुजराती हूं।
एक शास्त्रार्थ था आचार्य कमल नयन जी के साथ, महाराष्ट्र मुंबई में। आचार्य कमल नयन जी पौराणिक जगत के बहुत बड़े विद्वान थे और जिन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया और ऋषि दयानंद वेद में सर्वथा मूर्ति पूजा निषेध है ये प्रचार करते रहे। आचार्य कमल नयन जी ने प्रचार किया कि दयानंद का मुंह देखना पाप है। जब ये बात दयानंद के पास पहुंची तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, मेरा मुंह देखना पाप है, आचार्य जी मेरा मुंह ना देखे, लेकिन हम शास्त्रार्थ उनसे करेंगे, उनको मैं भागने नहीं दूंगा। आचार्य जी एक तरफ बैठे, मैं दूसरी तरफ बैठूं, बीच से पर्दा लगा दिया जाए, ना वो मेरा मुंह देखे ना मैं उनका मुंह देखूं। इसी शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के लिए वहां पहुंचे हुए थे श्याम जी किशन वर्मा। श्याम जी किशन वर्मा ऊंची शिक्षा के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए बम्बई नगर के नगर सेठ के पास उनके पिताजी नौकरी करते थे। पिताजी के पास रह करके वो पढ़ाई पूरी कर रहे थे। लल्लू भाई छबील दास नाम था जिनका, ये लल्लू भाई नहीं बिहार वाला, लल्लू भाई छबील दास नाम था। अब तो सभी रेडियो में, दूरदर्शनों में, सोशल मीडिया में सुन ही रहे हैं आप लोग, बिहार का काबा। खैर मैं उधर भी जाना नहीं चाहूंगा, काबा हो चाहे मक्का हो। और आज ऐसे एक मक्के वाले हमारे सामने मौजूद हैं, भाई जहांगीर आलम, जो हाजी रहे, जिन्होंने कभी हज करके आए और कुरान पर लंबी चौड़ी सवाल उठा दी। कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बालकृष्ण लुंडिया है ना, उनके साथी हैं। बालकृष्ण लुंडिया जी भी आते रहते हैं हमारे समाज में, मुख्य रूप से आरएसएस के हैं वो। बालकृष्ण लुंडिया जी के माध्यम से भाई जहांगीर आलम से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने निवेदन किया कि श्याम जी किशन वर्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान था। कि वाकई में ये तो आप लोग सुन चुके हैं, 23 जनवरी 1997 में कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिता का नाम जानकीदास जी, जानकीनाथ बोस, बड़े भाई रासबिहारी बोस। और रासबिहारी बोस का अगर नाम ना लिया जाए तो भी नेताजी का नाम अधूरा रह जाएगा। रासबिहारी बोस का इतना बड़ा योगदान था नेताजी को नेताजी बनाने में। और सही पूछे तो नेताजी को नेताजी की खिताब भी रासबिहारी बोस के द्वारा मिली। मैं आ रहा हूं थोड़ा थोड़ा। तो मैंने निवेदन किया कि आज हम भारतवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य कहूंगा मैं, कि हम भारतवासियों ने जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूले हैं और उन्हें याद दिलाने के लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इंडिया गेट में उनके स्टैचू को स्थापित किया है। आज कर देंगे, आज कर ये हो रहा है कार्यक्रम दिल्ली में। हमारा शास्त्र का कहना है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमारणा तृणीतत्य वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अर्थात जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहाँ पर तिरस्कृत होते हैं, वहाँ पर अकाल मृत्यु और भय ये तीनों लगा रहेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूजनीय है सुभाष चंद्र बोस, उनकी पूजा या उनका सम्मान देशवासियों को करने और करवाने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को इंडिया गेट में स्थान दिया है।
जहां पर एक अंग्रेज का स्टैचू लगा हुआ था, उसको हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के वो लाल, जो लाल ये कह रहे थे कि आप हमें खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, ऐसे नेता का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। वो केवल भारत का गौरव है, जो भारत को सम्मानित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करते हुए ये भारत का सम्मान है। यही शास्त्रकार ने भी बोला ना कि अब तक तो अपूज्यों की पूजा होती आई थी या होती आई है, अब पूजनीय लोग जो हैं उन पूजनीयों का पूजा होना यह अनिवार्य था। जिस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसे कभी कोई सोचा भी नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने सम्मान दिया कहाँ? नेहरू ने तो यहाँ तक बोला था सुभाष चंद्र बोस के लिए कि नंगी तलवार से उनका मैं स्वागत करूंगा। क्यों? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रद्रोही थे क्या? सुभाष चंद्र बोस स्वेच्छा से भारत छोड़े नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस भारत छुड़वाया गया था उनसे, और उन भारत छुड़वाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे, और जो आपके पिता ठहरे और जो चाचा आपके थे, उन चाचा ने उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था नंगी तलवार से स्वागत करूंगा। तो कहाँ सम्मान देते सुभाष चंद्र बोस को? सुभाष चंद्र बोस को अगर सम्मान मिला है तो आज के दिन 23 जनवरी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना भूतो ना भविष्यति। क्यों? कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वेच्छा से देश छोड़े नहीं थे, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था। मजबूर करने वाले कौन थे? जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनको लोग भारत के पिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, पर राष्ट्रपिता स्वयं है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो राष्ट्र के लोग अनाथ थे। मोहनदास करमचंद गांधी के कारण सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ना पड़ा था। मैं सब पुरानी बातों को छोड़ रहा हूं, 1938 में आ रहा हूं। त्रिपुरी चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, दो कैंडिडेट थे। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते, 1800 कुछ वोट मिले उन्हें, और पट्टाभी सीतारमैया जिनको 1600 कुछ वोट मिले। मोहनदास करमचंद गांधी उस समय 54 भर के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस की सदस्यता फीस केवल 4 आना था उन दिनों में। मोहनदास करमचंद गांधी 54 भर के सदस्य भी नहीं थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, तुम त्याग पत्र दो। लेखक ने लिखा है कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 108 डिग्री बुखार था, वो मर भी सकते थे। लेकिन उन भारत माँ के लाल के लिए क्या कहा जाए, जितना कहेंगे उतना ही कम और थोड़ा है। वो भारत माँ के लाल, भारत माँ के सुपुत्र, उन्होंने कोई गम न करते हुए फौरन त्याग पत्र दे दिया। जब सेंट्रल कमेटी से उन्होंने त्याग पत्र दिया तो बंगाल प्रदेश कमेटी ने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया। लेकिन ये ईर्ष्यालु जीव थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। ईर्ष्यालु जीव होने के नाते उन्होंने सहन नहीं किया और बंगाल प्रदेश कमेटी को भी भंग कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन बने। मैं सब छोड़ रहा हूं, कुछ थोड़ी थोड़ी बीच बीच से दे रहा हूं आप लोग। एक बड़ी लंबी कहानी है। जियाउद्दीन जो काबली वाला, हम कलकत्ता शहर में देखते हैं ना, काबली वाले लोग जो सूद का कारोबार करते हैं, अफगानिस्तान वाले, उनको काबली वाला कहते हैं। और ये
सियालदा में एक मकान में हयात खान लेन वाले एक बिल्डिंग में पड़ा हुआ है उन लोगों का, उधर पंतपुकुर रोड में भी है, उधर भी रहते हैं। तो काबली वाला का ड्रेस पहना, काबली वाला बन करके, जियाउद्दीन बन करके वो पनडुब्बी के माध्यम से जापान, जर्मन आदि आदि देश पहुंचे। जब उनको पकड़कर नजरबंद किया गया था अपने ही घर में, रास बिहारी बोस के मंत्रणा से अंग्रेजों के आंख में धूल झोंक करके भारत को छोड़कर चले गए, जैसा कि शिवाजी ने भी किया था। फलों के टोकरे में शिवाजी को पार किया गया था। ठीक उसी तरीके से मैंने पाया 3 हमारे जी है, 3 जी मैंने पाया। जहां तक मेरी स्वाध्याय है, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने 3 को जी पाया केवल। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने न मालूम किस किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करते हुए शत्रुओं के आंख में धूल झोंककर फल के टोकरी में बैठ करके निकले। ठीक उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमरे में ही बंद थे, कमरे से ही उधाव हो गए। और बीच वाला जी मैं पहले ही बोल दिया था, स्वामी जी, फिर याद दिला रहा हूं। छत्रपति शिवाजी, स्वामी जी अर्थात ऋषि दयानंद और नेताजी, ये 3 जी मुझे मिले हैं। और इन 3 जी को पढ़ने के बाद जो मैं पाया, जाना कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग सही अर्थों में इन लोगों की जीवनी को पढ़ करके नहीं देखा। अगर इनकी जीवनी को पढ़ करके देखते होते, उनके क्रियाकलापों को देखते होते, अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अपने विद्यार्थी काल में अंग्रेज जैसा मिस्टर ओटन के गाल में थप्पड़ जड़ दी थी। मिस्टर ओटन को मारने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने कॉलेज के विद्यार्थियों में रहे, क्योंकि अंग्रेज लोग उन दिनों में भारतवासियों से घृणा करते थे। भारत के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो राजी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को एकदम अंतिम बेंच में बिठाया जाता था। मान मेधावी थे। अभी आप राहुल जी से सुन रहे थे तो 4 नंबर में आए थे IAS, जबकि पिता तो चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस ने मना किया था। तब पिता ने उनको टोंट कसा। पिता ने कहा कि तुम उस परीक्षा में फेल होगे, पास नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम डर के मारा जाना नहीं चाहते। लेकिन पिता के बातों को फिर आउट करके वो चले गए। रास बिहारी बोस के ही बहुत बड़ा योगदान था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने विद्यार्थी काल से ही अंग्रेजों को उन्होंने बता दिया था कि हम भारतीय हैं, हम क्रांतिकारी हैं। शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंची। प्रिंसिपल ने माफी मांगने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये सब काम उनके विद्यार्थी काल में ही वो कर चुके थे। जब वो चले गए जापान, जर्मन, बर्लिन आदि देशों में, दूजों के मेहमान बने। जो जापान के प्राइम थे उस समय, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो दूजों के मेहमान बने। लेकिन देश में विरोधियों की कमी नहीं थी। जैसा आज विरोध हो रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा है। और विरोध होने का कारण यह है कि सुभाष चंद्र बोस को ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं अगर वो भारत लौटता है, मैं नंगी तलवार से उनका स्वागत करूंगा।
क्यों वो राष्ट्रद्रोही थे? नंगी तलवार से स्वागत करने का क्या मतलब था? ये पिता और चाचा दोनों ने मिलकर के विश्वासघात किया सुभाष चंद्र बोस के साथ। केवल ये दोनों का ही काम नहीं था, केवल कांग्रेसियों ने ही विरोध नहीं किया, अपितु कम्युनिस्टों ने भी विरोध किया। मैं सुनाऊंगा तो शायद आप लोग सुन नहीं सकते, सच्चाई समझ नहीं सकते उसे। जब तूजों का मेहमान बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तूजों ने सहयोग किया, साथ दिया। भारत में प्रचार हो रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुत्ता है, कुत्ता जैसा कार्टून बना करके गले में जंजीर लगाकर घसीटता हुआ दिखाया कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्ट कौन है जरूर आप लोग जानते हैं, जो वाम मार्गी कहते हैं जिन्हें लोग। और वाम मार्गी शब्द का अर्थ होता है, वाम के माने उल्टा, मार्ग की माने मार्ग में चलने वाला। ये कभी भी सीधा नहीं चला। जब घर में कोई बच्चा हमारा गलत काम करता है तो माता पिता, हम बड़े लोग कहते हैं कि यार तुम्हें सही काम करना नहीं आता, जब देखो गलत काम करते, उल्टा ही करते हो। तो ये भी जन्म से कभी सीधा नहीं चले, जन्म से ही ये उल्टा चलते आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तूजों का गुप्तचर कहा, कुत्ता जैसा कार्टून बना करके गले में जंजीर डालकर घसीटता हुआ दिखाया अखबार में। बहुत बड़ा विश्वासघात किया इन कम्युनिस्टों ने, क्योंकि ये चीन के ही एजेंट हैं। यही तो कहा, मैं बचपन में कलकत्ता शहर में देखा, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, ये नारा था इनका। ये नारा यही लगाते रहे कि लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे वास्ते चाहिए। अब उनका नारा बदल गया, अब वो कह रहे हैं कि लड़ाई ना शांति चाहिए। लेकिन पहले 60 के दशक में याद नहीं रहा, मुझे बखूबी मालूम है। ये यही नारा लगाते रहे बंगाल में, लड़ाई करे वास्ते चाहिए। अरे जो लड़ने वाला लड़ने जाएगा वो केवल जिएगा, वो मरेगा नहीं। अरे किसी को मारेगा लेकिन मरेगा भी तो। लेकिन ये मरने की बात नहीं की इन्होंने, लड़ाई करे वास्ते, जो सरासर गलत था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब लंदन गए 22 सितंबर 1920 को, उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था उस परीक्षा में। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। इसीलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को बाईपास कर दिया लोगों ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लोग लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेंगे तो ऋषि दयानंद का नाम लेना पड़ेगा, और ऋषि दयानंद को बाईपास करने का ये सारा षड्यंत्र है। वीर सावरकर का नाम लिया आगे। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की, और इंडिया हाउस बनाया इसलिए गया था कि भारत के जो लोग यहां पढ़ने के लिए आए हैं, अंग्रेजों के खर्चे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अंग्रेजों के पास नौकरी नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे हमसे मिले। और ये सारा मंत्रणा ऋषि देव दयानंद की दिए हुए थे। क्यों? कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास जब पत्र आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के अध्यापक के लिए, वो पत्र पाकर के ऋषि दयानंद के पास पहुंचे। ऋषि दयानंद ने कहा कि यही समय आया है, आप चले जाइए। ऋषि दयानंद से आशीर्वाद लेकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन गए। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा का ही देन है जो लाल, बाल और पाल के नाम से हम लोग सुनते हैं और जानते हैं। इनको तिकड़ी कहा जाता है। और ये सारा देन श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAS पास करने के बाद अंग्रेजों के पास नौकरी नहीं करेंगे,
के पास नौकरी नहीं करना है। अंग्रेजों के नौकरी से हमारी बात नहीं बनने वाली। भारत माँ के बेड़ी को काटने के लिए हमें आगे आना होगा। ये सारा प्रेरणा श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा ही उनको मिला। यद्यपि क्रांतिकारी परिवार से तो थे ही, जानकीनाथ बोस संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानकीनाथ बोस जो पेशा में एक वकील थे, आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई को जान करके फिर बच्चों को समर्थन के लिए वो आ गया, क्योंकि रासबिहारी बोस भी उसी लाइन में थे जो उनके बड़े भाई थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े भारत भर में दिग्विजयी करने के लिए। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। जापान का बहुत बड़ा सहयोग रहा, लेकिन याद रखिएगा अमेरिका ने हमारा सहयोग ना उन दिनों में किया था ना इन दिनों में किया है। अगर अमेरिका वो हथियार छोड़ करके ना जाते होते तो वो सारा हथियार आज पाकिस्तान को नहीं मिलता। आज जो हथियार अमेरिका छोड़ गया है वहां अफगानिस्तान में, वो सब अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान को मिल रहा है, घुसपैठ हो रहा है, आदि आदि ये सब हो रहा है। उन दिनों में भी अमेरिका का सहयोग नहीं था हमारे साथ। श्यामजी किशन वर्मा के पास सुभाष चंद्र बोस रहे। सुभाष चंद्र बोस नौकरी नहीं करेंगे प्रतिज्ञा की। सुभाष चंद्र बोस भारत भर में कूद करके भारतवासियों को ये कहते रहे, ऐ भारतवासियों, आप हमें खून दो और मैं आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतवासियों से खून मांग रहे थे। उन्होंने केवल पुरुषों की नहीं, महिलाओं को भी फौज तैयार किया। झांसी रेजिमेंट नाम रखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सुभाष चंद्र बोस इसी तरीके से भारतीयों को प्रेरणा देने लगे कि आप हमें खून दो, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा या आजादी दूंगा। केवल इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ये कह भी रहे हैं कि आजादी मांगने से नहीं मिलती है। आजादी मांगने की चीज नहीं है, लेना पड़ता है। तो लेने के लिए अपने अंदर में योग्यता रहनी चाहिए, काबिलियत रहनी चाहिए, लेने के लिए हौसला बुलंद होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारतवासियों से खून मांग रहे थे आजादी दिलाने के लिए, आज तक भारतवासियों को ये पता ही नहीं लग पाया कि आखिर सुभाष चंद्र बोस गए तो कहां गए। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है बताइए। और दुर्भाग्य का कारण क्या है? ये दुर्भाग्य का कारण आपके पिता और चाचा जो नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस को देखना। सुभाष चंद्र बोस जब इन लोगों से मतभेद हुआ तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी कायम की जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन वो आज कम्युनिस्टों में विलय हो गया और आज 23 जनवरी में ये देख रहे हैं, वो भी मना रहे हैं सुभाष चंद्र जयंती। अब क्या क्या गाना गा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो तो सब आप लोगों तक भी आवाज पहुंच रही है। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस को भारतवासियों ने ही नहीं जान पाया, भारतवासियों ने जान नहीं पाया उन्हें, लेकिन विदेश के लोगों ने उन्हें जाना। हिटलर जैसे लोगों ने भी गुरु माना। हिटलर जैसे लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस जो 10 जून 1943 को जापान के जनरल तोजो से मिले थे, तो तोजो ने ही उनको लड़ने के लिए
जैसा जैसा जो कुछ भी हुआ है बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और उस सहयोग के पाने के कारण इन कम्युनिस्टों ने तुझो का गुप्तचर बोल दिया, जापान का गुप्तचर बोल दिया है सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी 8 जुलाई 1943 को सैनिकों को आजाद हिंद फौज के नाम से फौज तैयार किया। उन विदेशियों का भी काफी सहयोग रहा, लेकिन भारतवासियों को सही, भारतवासी तो उस समय खुद भूखमरी में मर रहे थे, ये सहयोग क्या करते? भूखमरी तो हम भी होश संभालते हुए हमने भी देखा, गेहूं हमारे यहाँ पैदा नहीं होता था। गेहूं अमेरिका में जो पशुओं को खिलाया जाता वही गेहूं भेजा जाता था हमारे यहाँ पर, मैं भी होश संभाल करके देखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। सर्वस्व निछावर करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज सम्मानित हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अब तक इन लोगों से नहीं हो पाया। और कांग्रेसियों का विरोध करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, अब राहुल विरोध करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब राहुल को कुछ अता पता भी नहीं है, जो आलू से सोना बना रहा है, जिसको ना भारत का इतिहास का पता, ना भारत के महापुरुषों के जीवनी का पता, तो ऐसे लोगों द्वारा विरोध होना तो स्वाभाविक है। और वो विरोध कहाँ हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेंट्रल हॉल बनाया है, उसमें सभी क्रांतिकारियों के नाम वहाँ अंकित किया गया है। सब बिखरे हुए थे, उन्होंने एक जगह किया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो मशाल बुझा दिया। मशाल बुझाया नहीं, बल्कि मशाल को और व्यापकता लाई, व्यापक बना करके प्रस्तुत किया। सबको एक जगह करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान के लायक हैं उनको सम्मान दिया। संपूर्ण भारतवासियों को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के कारण प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दें, उनकी तारीफ करें। जो एक काम किसी और के द्वारा नहीं हुआ, यद्यपि बहुत से काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जैसे 370 हटाना किसी की बस की बात नहीं थी, राम मंदिर बनाना भी किसी का काम नहीं था। वो तो पिछले दिन दिग्विजय सिंह ने 4 महीने का समय लिया था कि 4 महीने में राम मंदिर बना दूंगा, मर गए, राम मंदिर नहीं बना पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम को करके दिखाया। वर्तमान समय में भारतवासियों को चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना, ताकि इस प्रकार का जो और बचे कुचे काम है वो उसे भी पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आई कैन बिल दबाना न भूलना। पंडित महेंद्र पाल आर्य। कहिए भारत माता की जय।